अगर आपको बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा देखनी हो तो अपने उन सियासतदानों को देख लीजिए जो इंतहाई ढीठ पुने के साथ ऐसे बातें करते हैं जैसे अवाम का हाफिजा कोई स्लेट हो। आज ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में खूब गरज बरस रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी तनकीद की और जजेस के हवाले से बहुत से सवालात भी उठाए। उन्होंने जजेस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करें। उन्होंने ये भी वजाहत की कि इस बार पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी और अपने एक और वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए बड़े पुरजोश अंदाज में कहा कि ज़रा पूछिए ना इन जजेस से इनको कितनी तनख्वाह मिलती है। ख्वाजा साहब ने ये नहीं बताया कि उन्हें खुद कितनी मराहत मिलती हैं, कितनी गाड़ियाँ उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं जिनमें पेट्रोल की जगह गरीब आवाम का लहू सड़ता है। ख्वाजा साहब शायद कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हैं। इतनी बरकत कहाँ से और कैसे आ जाती है कि किसी दोस्त खातून के अकाउंट में 12 करोड़ जमा करवा दिए जाते हैं। वो अली बाबा के 40 चोरों के गार का कौन सा मंतर है जो ख्वाजा साहब जैसे सियासतदानों और काने कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के पास है कि जिनके असासे कम होने के बजाय ज़रब खाकर बढ़ते चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम रज़ा। अगर आपको बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा देखनी हो तो अपने उन सियासतदानों को देख लीजिए जो इंतहाई ढीठ पुने के साथ ऐसे बातें करते हैं जैसे अवाम का हाफिजा कोई स्लेट हो, जैसे तारीख के तख्ता-ए मश्क से उनकी हिज़यानी कैफियत में मुब्तला गुफ्तगू एक डस्टर की तरह सब मिटा देगी और आवाम को वही दिखाई देगा जो ख्वाजा साहब जैसे अपने खिताब की शोबदाबाजी में दिखाना चाहते हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में खूब गरज बरस रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी तनकीद की और जजेस के हवाले से बहुत से सवालात भी उठाए। वो ऐसे तासुर दे रहे थे जैसे मुल्क की तारीख में तमाम गलतियाँ अदलिया ने की, जबकि हमारे मुअज़्ज़ज़ सियासतदान हमेशा ही से नेक परहेजगार रहने के साथ साथ बड़े ही मासूम हैं। जैसे सकूते ढाका से लेकर मौजूदा मुआशी बहरानों तक इस रियासत के लिए हर मुसीबत जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके ये जो 3 साथी हैं इनकी पैदा करदा है। उन्होंने जजेस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करें। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि जो लोग इस दुनिया में नहीं और जो ज़िंदा हैं, जिस शख्स ने भी आइन शिकनी की, जो आइन शिकनी का मुर्तकिब हुआ, उन सब लोगों को बुलवा कर पार्लियामान की एक कमेटी तश्कील दे के उसके सामने पेश किया जाए। उन्होंने ये भी वजाहत की कि इस बार पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी और अपने एक और वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। ख्वाजा साहब ने ये शिकायत भी की कि अरकान असम्बली की तनख्वाह सिर्फ 1,68,000 होती है। ये भी कोई तनख्वाह है? इसके बाद उन्होंने सवाल उठाते हुए बड़े पुरजोश अंदाज में कहा कि ज़रा पूछिए ना इन जजेस से इनको कितनी तनख्वाह मिलती है। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि इतनी भारी तनख्वाहें देने का बिल किसने पास किया, जजेस को तनख्वाहें देने वाला इदारा कौन सा था, किसने इतनी भारी तनख्वाहों की मंजूरी दी थी। खैर, मैं तो ये समझता हूँ कि हर वो शख्स जो इस उजड़ी हुई मुआशी हालत में इस रियासत के बजट से 2 लाख से ज़ायद तनख्वाह या मुराद लेता है, वो इस रियासत पर, इस कौमी ख़जाने पर बोझ है। उसे शर्म आनी चाहिए कि वो ये तनख्वाह उस मजदूर, उस गरीब के खून पसीने से कशीद करता है जिसके पास 2 वक्त का मयारी खाना है, ना पीने का साफ पानी है, जिसके पास सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं, ना बच्चों को तालीम देने के लिए उसकी जेब में 4 टके हैं। उम्मीद है हमारे महबूब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी पहली फुर्सत में ऐलान फरमा देंगे कि अब वो जिन अरकान असम्बली के दरमियान पिछले दिनों बैठे हुए थे वो आइंदा उनके बराबर ही तनख्वाह वसूल करेंगे, उनसे ज़्यादा मुराद नहीं लेंगे। ख्वाजा साहब ने ये नहीं बताया कि उन्हें खुद कितनी मराहत मिलती हैं जो इस 1,68,000 तनख्वाह से ज़ायद हैं या इससे अलग हैं, कितना अमला उनकी खिदमत पर मामूर है, कितनी गाड़ियाँ उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं जिनमें पेट्रोल की जगह गरीब आवाम का लहू सड़ता है। ये भी नहीं बताया कि 1.5 लाख तनख्वाह में इतनी बरकत कहाँ से और कैसे आ जाती है
कि किसी दोस्त खातून के अकाउंट में 12 करोड़ जमा करवा दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एक रुकन असम्बली जिस तरह की पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है उसके पास ये पैसा कहाँ से आता है। वो अली बाबा के 40 चोरों के गार का कौन सा मंतर है जो ख्वाजा साहब जैसे सियासतदानों और काने कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के पास है कि जिनके असासे कम होने के बजाय ज़रब खाकर बढ़ते चले जाते हैं। ख्वाजा साहब ने ये भी कहा कि एक कमेटी बनाइए और हिसाब लीजिए भुट्टो की शहादत का, यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का। ख्वाजा साहब शायद कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हैं। शायद उन्हें याद नहीं है कि वो जिस भुट्टो से आज रिश्तेदारी निकाल रहे हैं, जब उसे फांसी दी गई थी तो सियालकोट में एक साहब ने मिठाइयाँ बांटी थीं और जश्न भी मनाया था। बाद में ये साहब जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के चेयरमैन बने थे। याद है ख्वाजा साहब ये साहब कौन थे? शायद याद नहीं होगा, क्योंकि हमें तारीख़ भी कहानी जैसी चाहिए जिसमें अपने अब्बे को जब चाहे जहां जिस तरह से बवक्ते ज़रूरत हीरो की जगह फिट कर लें, और जब हालात तब्दील हो जाएं, हालात बदल जाएं, तो अब्बा वहां से उठाकर किसी और ऐसे किरदार में कस लें जो उन हालात में हीरो दिखाई दे रहा हो। लेकिन ख्वाजा साहब ये तारीख़ है, कोई मजाक नहीं है। आप जब भी तारीख़ से पंगा लेंगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा। तारीख़ के तराजू में जब हालात को तोलेंगे, जब अपने माजी को तोलेंगे, तो अब्बा जी का नाम भी ज़रूर आएगा और ज़ियाउल हक के हर उस सहूलतकार का नाम आएगा जिसने डरे कोला बनकर जमहूरियत के वजूद में अपने दांत गाड़ कर इसका लहू पिया था। ख्वाजा साहब बेनज़ीर भुट्टो को तरह तरह के नाम देने वालों में एक वो शख्स भी था जिसने मौजूदा स्पीकर, जिसे आप निहायत एहतराम से मुखातिब कर रहे थे, उसे राजा रेंटल का नाम दिया था। याद है या नहीं? ये जरदारी के खिलाफ किसने केस बनाए थे? ये फरियाल तालपुर के खिलाफ मुकदमात किसने कायम किए थे? ये बेनज़ीर भुट्टो को जेल में किसने डाला था? ये किसने कहा था कि बिलावल की पैदाइश की तारीखों में हेर फेर है? चलिए ये सब बातें माजी की होंगी, ज़रा चंद साल पीछे की बात कर लेते हैं। आपको तो याद ही होगा कि आपके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आप समेत नवाज लीग की सारी क़यादत को लेकर जिस जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए तहरीक बनाकर सड़कों पर निकल आए थे, उसे आपके आज के हमजोली, आपके आज के इत्तेहादी 2-2 गज लंबी गालियां देते हैं। ख्वाजा साहब ना किया करें, किसी ने आईना दिखा दिया तो फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तारीख मजाक नहीं है, आप इसे अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। तारीखी हवाले से जमहूरियत पसंद बनने के लिए, तारीख को तब्दील करने के लिए, हकायक को बदलने के लिए अब्बा तब्दील करना पड़ता है जनाब, अब्बा बदलना पड़ता है। अब या तो तारीख बदलेंगे तो फिर आपको अपनी वल्दियत भी तब्दील करना पड़ेगी। हकायक उसी तरह से रहेंगे तो फिर आपको सोच समझकर बयान देना पड़ेगा, सोच समझकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी, सोच समझकर दिफा और तकरार करनी पड़ेगी। ख्वाजा साहब सिर्फ यही एक मयार नहीं है कि आप अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, वो सब भी जिसको तारीख झुटला कर मुंह पे दे मारती है। जिस तरह की गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं या जो सदाएं आज हमें कौमी असम्बली से हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से सुनाई दी, या फिर जिस तरह एहसन इकबाल मुखातिब होते हैं, जिस तरह से जावेद लतीफ़ का लहजा है, जिस तरह से तलाल चौधरी का तर्ज़ तखातुब है, इसके बावजूद कम उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। लेकिन आज शब 9 बजे के बाद मुज़ाकरात का ये तीसरा और आखिरी दौर शुरू होने जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इन मुज़ाकरात से कोई अच्छी खबर मिलेगी। हालांकि जिस तरह इन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की गई वो कम नहीं है, उस पर जितना तबसरा किया जा सके, जितनी तनकीद की जा सके, हुक्मरान इत्तेहाद के रवैये पर जितनी तनकीद की जा सके कम है। जिस तरह से साबिक वज़ीर आला और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस ने छापा मारा, जिस तरह से हमला किया, जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए उनकी रिहाइश गाह का मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ा गया, जिस तरह से चादर और चार दीवारी का
तक़द्दुस पामाल किया गया, और जिस तरह आज ये खबर मौसूल हुई है कि दूसरे जो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी उनका घेराव किया। और ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि आइंदा चंद रोज़ में तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन की गिरफ़्तारियाँ भी मुतवक्के हैं, और लिस्टें बनाई जा रही हैं जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग से जुड़े हुए नौजवान हैं। आइंदा चंद रोज़ में उनकी गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकती हैं। जब ऐसी खबरें उछाली जाएंगी, जब ऐसी खबरें मीडिया में आएंगी, तो फिर मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल का आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर ख़दशात हैं और किस कदर इनकी कामयाबी की उम्मीदें मादूम हैं। अभी तक तो हम बेहतरी की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का जो रवैया है, जिस तरह का लहजा है, उसके बाद साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद में भी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप मुज़ाकरात करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, गुफ्तो शनीद को मसाइल का हल समझता है, जबकि दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि किसी भी तरह ये मुज़ाकरात का अमल रुक जाए, ये ख़त्म हो, और टकराव की जो सियासत का मामला है वो इसी तरह से जारी रहे। आज एक अहम मुलाकात हुई है। जी हाँ, आर्मी चीफ चाइना के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले हैं। उनके हमरा DGISI भी थे। चाइना पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में भारी सरमायाकारी करने जा रहा है, जिससे उम्मीद बांधी जा रही है, जिससे तवक्को की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में अगर ये अमल होता है इन मुआहदों पे, और इसी तरह से चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी का सिलसिला जारी रखता है, तो पाकिस्तान के मुआशी और इक्तिसादी बहरान खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक मनफी खबर ये है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा होने जा रहा था, उसके इम्कानात मज़ीद मादूम हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से IMF की शराइत पर बज़ाहिर तो अमल दिखाई देता है, लेकिन दर हकीकत हमारी सियासी क़ुव्वतें जो बरसरे इक़्तिदार हैं, वो नहीं चाहती कि IMF के साथ मुआहिदा हो। लिहाजा पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में डिफ़ाल्ट के और करीब हो जाएगा और करीब चला जाएगा। अल्लाह ताला इस रियासत पर अपना रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को, बिलखसूस जो सियासतदान बरसरे इक़्तिदार हैं, बरसरे इक़्तिदार क़ुव्वतों को फ़हम, फ़रासत और शऊर की नेमत से नवाजे, ताकि वो फ़ैसले करते वक्त रियासती मुफादात को मुक़द्दम जाने, बजाय इसके कि अपने तमाम तर फ़ैसलों का महवर व मरकज़ अपना ज़ाती फ़ायदा रखें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।